नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता ढेंगले, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट। आइए आज हम जानें कि एनटी स्कैन में नाक की हड्डी न दिखने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। एनटी स्कैन हम करते हैं 12 से 13 हफ्ते 6 दिन तक, और इसमें हम सभी को अब मालूम है कि गर्दन के पीछे का पानी देखा जाता है बच्चे में। पर इस सोनोग्राफी में साथ ही यह भी देखा जाता है कि क्या बच्चे की नाक की हड्डी दिखाई दे रही है या नहीं। आमतौर पे हमारे पास नाक की दोनों तरफ एक एक हड्डी होती है, जो कि इस समय यानी एनटी स्कैन का जो टाइम है 12 हफ्ते से लेकर 13 हफ्ते 6 दिन तक, उस समय यह नाक की हड्डी भी बेबी में दिखाई देना बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये नहीं दिखाई दे रही तो हमारी सबसे पहले आशंका आती है कि कहीं कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये नाक की हड्डी दिखाई नहीं दे रही। और इसका सबसे ज़्यादा संबंध आता है डाउन सिंड्रोम के साथ। डाउन सिंड्रोम यानी क्रोमोसोम नंबर 21 का 2 की जगह 3 कॉपीज़ में होना। अब ये अपने पहले वीडियोस में मैंने बताया है कि हमारे पास 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं जो जोड़ियों में होते हैं, यानी 2 होते हैं। पर यदि क्रोमोसोम नंबर 21 3 कॉपीज़ में होता है तो उसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। और नाक की हड्डी का दिखाई न देना सबसे बड़ी आशंका पैदा करता है डाउन सिंड्रोम के लिए। यह लगभग 60% बच्चे जो डाउन सिंड्रोम के होते हैं उनमें इस स्कैन के समय में नाक की हड्डी दिखाई नहीं देती। कभी कभी यह 50% तक के बच्चे जो एडवर्ड सिंड्रोम वाले हैं, यानी क्रोमोसोम नंबर 18 का 3 कॉपीज़ में होना, उनके साथ भी होता है। या फिर 40% तक के पटाउ सिंड्रोम के बच्चे यानी क्रोमोसोम नंबर 13 का 3 कॉपी में होना। अब जब भी यह नाक की हड्डी यदि स्कैन पर दिखाई नहीं दे रही एनटी स्कैन के समय, तो इसलिए हमें आशंका होती है कि कहीं ये बच्चे को किसी क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होने की आशंका तो नहीं है। बहुत कम स्थिति में 20 में से एक बच्चे में यह नॉर्मल बच्चे में भी एब्सेंट हो सकती है। तो जब भी यह स्थिति उत्पन्न हुई या रिपोर्ट हमें मिली कि नाक की हड्डी एनटी स्कैन के टाइम पे दिखाई नहीं दे रही, तो हमारे पास यह सोचने की बात होती है कि हम जानें कि बच्चा नॉर्मल वाले में से है या कि किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाले में। और यह भी देखा गया है कि जब नाक की हड्डी नहीं होती तो उन बच्चों में बहुत बार एनटी की जो मात्रा है यानी न्यूक्ल ट्रांसलूसेंसी, गर्दन के पीछे का पानी, यह भी बढ़ी हुई मात्रा में पाया जाता है। अब जब हम स्कैन को कर रहे होते हैं तो ये सोनोग्राफी की सारी फाइंडिंग साथ ही साथ हम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारी एंटर करते हैं, और फिर माँ का डिटेल भी उस सॉफ्टवेयर में एंटर किया जाता है। और फिर हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि प्राकृतिक तौर पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने का कितना चांस है, और जो फाइंडिंग्स मिली हैं जैसे कि एनटी की वैल्यू, नेज़ल बोन प्रेजेंट है या नहीं है, ये वैल्यूज़ डालकर फिर हम देखते हैं कि इस वाली प्रेगनेंसी में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का चांस कितना है। तो यदि नाक की हड्डी एब्सेंट होती है तो डेफिनेटली यह चांसेस बढ़े हुए दिखाई देते हैं। अब इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या हमारा ये बच्चा नॉर्मल वाली कैटेगरी में है या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाले में। तो सवाल आता है कि हमारे पास आगे और क्या टेस्ट हैं जिससे कि हम यह जान सकें। ऐसी स्थिति में फिर हम हमेशा परिवार की काउंसलिंग करते हैं कि हम कुछ और टेस्ट करते हैं जिससे कि हमारी क्लैरिटी बढ़े, जैसे कि डबल मार्कर टेस्ट है। तो जब डबल मार्कर टेस्ट करके हम माँ के ब्लड सैंपल में बीटा एचसीजी और पैपे हार्मोन को चेक करते हैं, उसकी वैल्यू जो आती है वो रिज़ल्ट भी हम अपने सॉफ्टवेयर में डालकर एनटी स्कैन और डबल मार्कर की रिपोर्ट को मिलाकर फिर देखते हैं। यदि उम्र की वजह से ही माँ की रिस्क ज़्यादा थी और ऊपर से ये फाइंडिंग्स मिलती है, स्कैन में ऐसा मिलता है कि नेज़ल बोन एब्सेंट है, तो रिस्क उस समय काफ़ी ज़्यादा की तरफ होती है। तो हमें समय रहते जान लेना ज़रूरी हो जाता है कि इस प्रेगनेंसी के लिए हम क्या डिसीजन ले आगे। तो इसके लिए हमारे पास और आगे चॉइस होती है कि या तो हम एक NIPT टेस्ट करें जिसे बोलते हैं नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्ट। इसमें भी माँ का ही ब्लड सैंपल लिया जाता है और इसकी रिपोर्ट हमें करीब 15 दिन के अंदर में मिलती है। माँ के ब्लड सैंपल में हम जो बेबी के सेल्स जो प्लेसेंटा के थ्रू माँ के सर्कुलेशन में होते हैं, उन सेल्स को निकालकर उसमें क्रोमोसोम्स की स्टडी करते हैं। पर बात यह है कि NIPT टेस्ट जो होती है उसमें मैक्सिमम गारंटी या सेंसिटिविटी हमें जो कॉमन क्रोमोसोम्स हैं उनके लिए ही मिल पाती है। पूरे 23 जोड़ी क्रोमोसोम के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और उसके बाद एक और 100% ही कुछ जानने की चीज़ है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है जिसे कि हम नीडल टेस्ट बोलते हैं। यदि हम नीडल टेस्ट 12-13 हफ्ते के टाइम पे ही करना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग, जिसमें प्लेसेंटा यानी जो आंवल होती है उसका हम नीडल से सैंपल लेते हैं।
तो इन टेस्ट से हमारी गारंटी बढ़ती जाती है कि क्या हमारा बच्चा नॉर्मल कैटेगरी में है या किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाले में। पर हाँ, ये ज़रूरी है कि यदि एब्सेंट नेज़ल बोन यानी कि नाक की हड्डी दिखाई नहीं दी है एनटी स्कैन के टाइम पर, तो हमें उस समय कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि हमारी आइडिया क्लियर हो जाए। बहुत बार ऐसी स्थिति बनती है कि फैमिली है, जो कपल है, वो डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें क्या करना है। तो एक स्टेप ये लिया जा सकता है कि हम देखें कि हमारी नेचुरल तौर पे, प्राकृतिक तौर पे रिस्क कितनी है और उसमें कितने चेंजेस आए हैं। बहुत बार ये भी कर सकते हैं कि हम 16 हफ्ते तक रुककर और देखें कि ये नाक की हड्डी आई है या नहीं आई है, और उस समय तक डिसीजन बने तब हम नीडल टेस्ट करके, एमनियोसेंटेसिस करके और इसकी जानकारी को पूरा क्लियर करें और 100% जान ले कि भाई हमारा बच्चा नॉर्मल है या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाला। पर हाँ, यदि 16 वीक्स पर 16 हफ्ते के टाइम पे ये दिखाई भी देती है तो इसकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा एनटी स्कैन के टाइम की है, क्योंकि ये समय सीमा बांधी गई है। बाद में यदि दिखाई देती भी है तो जो हमारी इनिशियल रिस्क है, जो एंटी स्कैन के टाइम पर रिस्क है, उसे हम मानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। तो नाक की हड्डी यदि नहीं दिखाई दे रही तो कपल्स को ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि आगे 3-4 टेस्ट है उसमें से कुछ चूज़ करके और हम ये जानें कि हमारा बच्चा नॉर्मल है या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वाला। धन्यवाद।